we discussed the graphical method in order to solve LPP having two variables, but LPP can have more than two variables. जो भी प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था कि वहाँ पे LPP को सॉल्व करने के लिए दो वेरिएबल्स थे x1 एंड x2, बट इन एक्चुअल problem there can be more than two variables. There can be three variables, four, etc. So to solve such kind of LPP we use simplex method. Now to solve we use simplex method. The fundamental principle of simplex method is to start with solving the problem from the origin and ends at any extreme corner of feasible origin as found in graph. As you know that in graphical method we used to draw a graph that was showing that there are two constraints over here. Suppose these are our constraint limitation, this one is another limitation constraint, and this one is our feasible region. So in graphical method we find out by extreme corner method, but in simplex method it starts from origin 0 0 and solve to the extreme point whatever our maximization problem or minimization problem, whatever the point which fulfills our objective function. In that particular way we solve the problem starting from origin and ends at the any extreme corner. The feasible solution available at the origin is termed as initial basic feasible solution. जो origin के ऊपर हमको मिला 0 0, ये हो गया हमारा initial basic feasible solution, IBFF, initial basic feasible solution, जहाँ से हमारा प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होगा. स्टार्ट होते हुए थे जो भी सपोज एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पे वो फिनिश होगा, जो भी हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा वो हमको मिलेगा. नाउ द स्लैक वेरिएबल्स. स्लैक वेरिएबल्स क्या है वो सबसे पहले डिस्कस करना होगा. ये स्लैक वेरिएबल और डिसीजन वेरिएबल. फिर स्लैक वेरिएबल क्या है? स्लैक वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अनयूज्ड रिसोर्स either in form of time, machine, labor or money or any number of such resources in various problem. जो भी अनयूज्ड रिसोर्सेस है स्लैक, वो सारे क्या है? स्लैक वेरिएबल्स. ठीक है, जैसे कि टाइम हो गया, मशीन हो गया, लेबर आवर्स हो गया, फिर मनी और एनी सच पैरामीटर्स और रिसोर्सेस इन various problems. Since this variable don't have any profit, any yield, यानी कि ये सारे जो है वो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे. ठीक है, therefore such variable are added to original objective function with zero coefficient. यानी कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन सपोज फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर हम जब ऐड करेंगे, जैसे कि स्लैक वेरिएबल है S1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे उसका कोफिशिएंट होगा वो उसमें हम 0 ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो स्लैक वेरिएबल है ये हमारे प्रॉफिट में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. सपोज़ ये हमारा प्रॉफिट है Z, तो उसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. तो हमारा जो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो उसका कोफिशिएंट हम क्या करेंगे? 0. मतलब उसकी इफ़ेक्ट क्या हो जाएगी? 0. लेकिन वो प्रॉब्लम में है ज़रूर. ठीक है, अगला जो है वो है सरप्लस वेरिएबल. सरप्लस मतलब कुछ, सरप्लस मतलब प्लस है तो कुछ ज़्यादा है, तो सरप्लस वेरिएबल क्या है? सरप्लस वेरिएबल रिप्रेजेंट द अमाउंट बाय विच the solution value exceeds a resource. These variable are also called as negative slack variable. जैसे कि सरप्लस वेरिएबल क्या हो गया? अमाउंट बाय विच, जैसे कि z प्रॉफिट को पाने के लिए हमें चाहिए, जैसे कि ये हमारी कंस्ट्रेंट है सपोज 3x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 5. सो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 5 अगर कुछ सरप्लस है, मतलब सरप्लस वेरिएबल अमाउंट बाय विच द सॉल्यूशन वैल्यू एक्सीड्स अ रिसोर्स.
ये यहाँ पे हमारी 5 है, ठीक है, लेकिन जो इससे ज़्यादा अगर वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, रिसोर्स की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया, सरप्लस, एक्सेस अ रिसोर्स। दिस वेरिएबल आर कॉल्ड एज नेगेटिव स्लैक वेरिएबल, यानी कि ये नेगेटिव स्लैक वेरिएबल में कंसिडर किए जाएंगे। जो भी रिक्वायरमेंट है उससे अगर ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो वो होगा सरप्लस वेरिएबल। Since these variable don't yield any profit, therefore such variable are added to original objective function with zero coefficient. यानी कि जो भी ये सरप्लस वेरिएबल है वो भी काइंड ऑफ स्लैक वेरिएबल ही है, तो इनको भी अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में z में अगर ऐड करेंगे, जैसे कि 5x1 प्लस 2x2 ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो उसके अंदर सरप्लस वेरिएबल भी स्लैक वेरिएबल की तरह ही ऐड किए जाएंगे, 0s1, 0s2, 0s3, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये है सरप्लस वेरिएबल। सो ये दोनों डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि हमारा प्रॉब्लम है वो है मैक्सिमाइज z is equal to 2x1 plus 3x2 plus 4x3। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। फिर constraint subject to 5x1 plus 2x2 less than or equal to 9, फिर 2x1 plus 3x3 less than or equal to 6, where x1, x2, x3 greater than or equal to 0. So ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द प्रॉब्लम। इसके अलावा हम किसी और फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ठीक है। सो इसी वे में हम इसको लिखना पड़ेगा। अगला जो स्टेप है वो है दिस स्टेप इज अप्लाइड फॉर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। LPP हैविंग नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म इन if any right hand side is negative then convert it into non negative by multiplying minus 1. सपोज यहाँ पे अगर कोई माइनस साइन है तो यहाँ पे हमको सबको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस साइन कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड है तो उसको हम माइनस नहीं रख सकते, उसको पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, तभी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा। स्टेप 2 है इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड इन कंस्ट्रेंट। अगला जो स्टेप है वो है हमें स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सिंस वी हैव कंस्ट्रेंट्स इन इनइक्वालिटी, द राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन द लेफ्ट हैंड साइड फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन, we add non-negative variable in each constraint in order to have equality of left hand side and right hand side, as slack variable represents the unutilized and idle capacity of resources. यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी constraints है वो inequalities है, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि ये लेस देन और इक्वल टू है, तो इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। In order to convert the inequality into equal, we add non-negative variable in each constraint in order to have equality of LHS and RHS. Slack variable represents the unutilized and idle capacity of resource. Unutilized और idle जैसे कि plus 5x3 लेस देन और इक्वल टू 12, ये हमारी एक कंस्ट्रेंट है। अभी यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो रिसोर्स है ये इससे कम है, ये लेस है, तो इसको इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या ऐड किया, जैसे कि ये है स्लैक वेरिएबल अगर ऐड करेंगे प्लस S1 इक्वल टू 12, तो ये इनइक्वालिटी जो है
वो रिमूव हो जाएगी यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड करने की वजह से। तो हमको जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो इस फॉर्म में मिलेगा। तो स्लैक वेरिएबल क्या है? स्लैक वेरिएबल है अनयूटिलाइज्ड और आइडल कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेस। फिर क्या होगा, ये जो स्लैक वेरिएबल हमने ऐड किया है उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे जो भी स्लैक वेरिएबल है वो यहाँ पे ऐड करने की वजह से क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर भी हमको ऐड करना पड़ेगा। सो स्लैक वेरिएबल हम अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करेंगे, सपोज हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x3, तो वहाँ पे हमको जो s1 है स्लैक वेरिएबल वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, पर उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा 0, क्योंकि वो प्रॉफिट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। ठीक है, सो in this way we have to introduce the slack variable in objective function and in the constraint, जो हमने subject to करके लिखी थी constraint उसके अंदर ऐड करना होगा। सेम वे अगर दूसरी कोई कंस्ट्रेंट है तो वो भी उसके अंदर आएगा, फिर 0s2 आएगा, 0s3 आएगा। इन दिस वे वी हैव टू राइट, और जो s2 होगा वो दूसरे के लिए होगा और s3 जो होगा वो स्लैक वेरिएबल फॉर थर्ड कंस्ट्रेंट। जितनी कंस्ट्रेंट उतने स्लैक वेरिएबल्स। The coefficient of slack variable in objective function and constraint, since the slack variable represent ideal capacity of resource, it does not have any impact on the cost, so the coefficient of slack variable in objective function is taken as 0। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका जो कोफिशिएंट होगा स्लैक वेरिएबल का वो 0 होगा। The third step is rewrite the given LPP and prepare the simplex table to obtain the initial basic feasible solution। फिर हमको जो भी हमारा जो प्रॉब्लम है उसको रीराइट करना होगा, जो मैंने बताया कि z के पीछे हमको स्लैक वेरिएबल्स लिखने होंगे और कंस्ट्रेंट के पीछे जो s1 s2 वो भी स्लैक वेरिएबल लिखना है और उसका एक सिंप्लेक्स टेबल तैयार करना होगा। यहाँ पे ये आप सिंप्लेक्स टेबल देख सकते हो। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, z इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3। ये सपोज हमारा प्रॉब्लम है, कोई भी है, मैक्सिमाइजेशन है या फिर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। फिर हमारी 3 कंस्ट्रेंट्स है सब्जेक्ट टू, 3 कंस्ट्रेंट्स है। सबसे पहली है a11 x1, a12 x2, a13 x3 लेस देन और इक्वल टू सपोज b1 है। सेम वे a21 x1, a31 x1 प्लस a22 x2 प्लस a32 x2 प्लस a23 x3 प्लस a33 x3 लेस देन और इक्वल टू b2 लेस देन और इक्वल टू b3। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जो भी हमारा LPP है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी इसके अंदर जो है वो हमने पहले के लिए यहाँ पे इनइक्वालिटी रिमूव करने के लिए स्लैक वेरिएबल ऐड किया, तो यहाँ पे अगर हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिमूव हो जाएगी। इनइक्वालिटी रिमूव होगी तो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल जो ऐड होगा वो क्या होगा, प्लस s1, यहाँ पे क्या होगा प्लस s2 और यहाँ पे प्लस s3 और यहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाएगा b1 b2 b3। पर यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें तो वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो जो भी स्लैक वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0s3। ठीक है, फिर हमें ये सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है Cj, दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, उसके सारे कोएफिशिएंट C1 C2
C3। x1 x2 x3 जो है वो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स है, ठीक है। सो वेरिएबल्स है ये सारे x1 x2 x3। फिर यहाँ पे उसके कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम Cj से डिफाइन करेंगे और ये यहाँ पे हमको लिखने हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे C1 x1 का कोएफिशिएंट, x2 का कोएफिशिएंट C2, x3 का कोएफिशिएंट C3 और जो स्लैक वेरिएबल है S1 S2 S3 उनके भी कोएफिशिएंट हमको यहाँ पे लिखने हैं 0 0 0। फिर जो हमारी पहली कंस्ट्रेंट है उसके कोएफिशिएंट A11 यहाँ पे लिखेंगे, फिर दूसरी कंस्टेंट का कोएफिशिएंट, तीसरी कंस्टेंट का कोएफिशिएंट और यहाँ पे S1 का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है S1 का कोएफिशिएंट तो वो यहाँ पे लिखेंगे। S2 का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे और S3 का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो BI है वो राइट हैंड साइड ऑफ कंस्टेंट है, वो हम इस टेबल में यहाँ पे लिखेंगे। थीटा क्या है वो मैं आगे बताता हूँ और ZJ और CJ माइनस ZJ वो भी मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक के तौर पे हमने लिया है S1 S2 S3। यहाँ पे हमको मालूम है कि सबसे पहले हमने देखा कि जो भी सिंप्लेक्स मेथड है वो IBFS पे काम करती है, यानी कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि सबसे पहले जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा यानी कि 0 0 0। सो यहाँ पे ये देखो कि x1 x2 x3 है तो उसके तो कोएफिशिएंट है C1 C2 C3। तो यहाँ पे जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट क्या है 0 0 0। तो हम उनको ले सकते हैं एज अ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। IBFS के तौर पे हम क्या ले सकते हैं S1 S2 S3 को ले सकते हैं, तभी हमको क्या मिलेगा, जो सॉल्यूशन है वो वहाँ से स्टार्ट होगा और आगे मिलेगा, ठीक है। अभी जो वेरियस पैरामीटर्स है वो सारे डिस्कस करते हैं कि कौन सा टर्म क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिसाइड करना होगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होगी। नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल्स प्लस 4 होगी, यानी कि जो भी स्लैक वेरिएबल है सपोज S1 S2 S3, यहाँ पे ये तो फिक्स ही है कि जो भी रोज है वो कितनी होगी, जितने भी स्लैक वेरिएबल्स है प्लस 4, यानी कि ये 4 रोज तो फिक्स ही है 1 2 3 एंड 4, CJ बेसिक CB एंड ZJ एंड CJ माइनस ZJ, ये तो चारों फिक्स ही है। उसके अलावा जितने भी स्लैक वेरिएबल्स है वो, यानी कि उतनी रोज आएगी, ठीक है। उसके बाद स्लैक वेरिएबल्स आर डिसाइडेड फ्रॉम द गिवन LPP एंड अदर 4 rows as follow. The coefficient of objective function there are taken from the modified LPP, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट। फिर हैविंग टाइटल ऑफ कॉलम, दिस रो इज एडेड टू मेंशन द टाइटल ऑफ कॉलम। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इट इज कैलकुलेटेड एज every column of decision variable and slack variable. It is summation of the product of coefficient of basic variable and represent the coefficient of column. column का जो भी coefficient है वो वहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू। फिर CJ माइनस ZJ, दैट इज द डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ZJ ऑफ कॉलम। ZJ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कैसे फाइंड करेंगे वो आगे इसका इक्वेशन है। फॉर एवरी कॉलम के लिए उसको हमको फाइंड करना पड़ेगा, जो ZJ है वो एवरी कॉलम के लिए फाइंड करना पड़ेगा फॉर डिसीजन वेरिएबल एंड स्लैक वेरिएबल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये तीनों हमारे डिसीजन वेरिएबल है और ये स्लैक वेरिएबल है। राइट हैंड साइड के लिए वो हमको फाइंड नहीं करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर ही आएगा, इतने दोनों के लिए, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल है और ये स्लैक वेरिएबल है, सिर्फ उनके लिए ही आएगा। और इट इज़ समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट ऑफ कॉलम। जो भी कॉलम का ये कोएफिशिएंट है और ये यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, जो कॉलम का कोएफिशिएंट है और जो बेसिक का कोएफिशिएंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, इन सब का सम करके जो हमको मिलेगा वो यहाँ पे आएगा ZJ ऐसे मिलेगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा
प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा. सो इन दिस वे हमको मिलेगा जेड जे. सिमिलरली फॉर द सेकंड कॉलम, this will be multiplied with this, this will be multiplied with this, this will be multiplied with this, and the sum of all these will be the zj. And for third, similar will be repeated, and the cj minus zj is the difference between here the cj and zj. नंबर ऑफ कॉलम्स अभी कितनी होगी, तो जितने भी डिसीजन वेरिएबल है, स्लैक वेरिएबल है और उसके अलावा 4 और कॉलम है. यहाँ पे ये 1 2 3 एंड 4 प्लस जितने भी डिसीजन वेरिएबल है और जितने भी स्लैक वेरिएबल है वो सारे. सपोज 2 स्लैक वेरिएबल है तो 2 कॉलम ये, अगर सॉरी 2 डिसीजन वेरिएबल और 2 स्लैक वेरिएबल है तो वो 2, और 4 जो है वो तो फिक्स ही रहेंगी. जो भी यहाँ पे 4 कॉलम्स है वो तो ये फिक्स ही रहेगी. द क्वांटिटी ऑफ डिसीजन वेरिएबल एंड स्लैक वेरिएबल आर डिसाइडेड फ्रॉम द गिवन एलपीपी. कितनी क्वांटिटी होगी वो जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसमें से डिफाइन की जाएगी. अगला जो है वो अदर जो 4 जो बेसिक वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल रिप्रेजेंट फॉर फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आर टेकन एज स्लैक वेरिएबल टू गेट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. तो जो भी स्लैक वेरिएबल है उनको हम IBFS के तौर पे लेंगे, ये है उनको हम IBFS के तौर पे लेंगे. देन कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, द राइट द कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिव टू द डिसीजन वेरिएबल एंड स्लैक वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू मॉडिफाइड एलपीपी. जो भी कोएफिशिएंट है वो हमको लिखने हैं ऑफ बेसिक करस्पॉन्डिंग टू द मॉडिफाइड एलपीपी. जो भी यहाँ पे हमने लिखेंगे वो सारे लिखेंगे, जो कोएफिशिएंट है वो सारे यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे सारे डिसीजन वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल के लिए. देन BI रिप्रेजेंट द राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट. जो BI है वो RHS राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट है. थीटा रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ BI टू की कॉलम कोएफिशिएंट फॉर ईच बेसिक वेरिएबल एंड अ की कॉलम कंसेप्ट इज डिस्कस्ड इन द लेटर पार्ट. यहाँ पे जो भी BI है वो क्या थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो भी BI है उसका रेशियो टू द की कॉलम कोएफिशिएंट. यानी कि जो भी B1 है, सपोज ये हमको मिली सबसे पहली हमारी है ये की कॉलम का कोएफिशिएंट है, सपोज ये हमारी मिली की कॉलम. ये की कॉलम है और इसके ये कोएफिशिएंट्स है, और BI जो है वो ये सारे पॉइंट है. सो थीटा हमको कैसे मिलेगा, सबसे पहला थीटा B1 डिवाइडेड बाय A12, B2 डिवाइडेड बाय A22, सॉरी B2 डिवाइडेड बाय A22 और B3 डिवाइडेड बाय A32. इन दिस वे हमको थीटा यहाँ पे मिलेगा. और ये जो की कॉलम है वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि की कॉलम कैसे फाइंड करते हैं, और इसमें से आगे हम की रो फाइंड करेंगे और उससे हम अगला टेबल फॉर्म करेंगे. अगला जो स्टेप है दैट इज, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि जो बेसिक वेरिएबल विल बी ऑलवेज हैव यूनिट मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू देयर रो पोजीशन इन टेबल. यहाँ पे जो भी बेसिक वेरिएबल है उसके लिए सिर्फ यूनिट रो ही होगी, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स. फिर अगला स्टेप है कैलकुलेट द जेड फॉर इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन. जो जेड का ये इक्वेशन है वो यही है जो मैंने आगे एक्सप्लेन किया था, वही है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो भी ये है यहाँ पे CB1 ये है, CB1, CB2,
CB3। सो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू Z। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन है CB1 इंटू A11 और इन दिस जनरलाइज फॉर्म में दिया हुआ है फॉर x1 कॉलम, सेम वे फॉर x2 x3 कॉलम। ठीक है, इन दिस वे वी हैव टू फाइंड फॉर द ईच डिसीजन वेरिएबल एंड स्लैक वेरिएबल, same way for both we have to find, then calculate the Cj minus Zj is the difference between the objective function and Zj, then select key row। अभी की कॉलम हमको सिलेक्ट कर दी हैं, तो जो की कॉलम है विच इज मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सपोज हमको यहाँ पे जो भी Cj माइनस Zj मिला, सॉरी Cj माइनस Zj जो भी वैल्यू मिली, सपोज -1 2 3 4, सो उसमें से मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो होगी हमारी की कॉलम। और अगर हमारा प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है तो जो भी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होगी वो होगी हमारे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू विल बी अवर फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, दैट विल बी दी की कॉलम। And now we have to select the key row. Key row is after deciding the theta, जो हमने थीटा फाइंड किया था, जो भी राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय जो भी की कॉलम का एलिमेंट था A11 सपोज, सो ये हमने फाइंड किया था। तो यहाँ पे उसमें से जो भी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है इज सिलेक्टेड। मिनिमम पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू अगर आती है तो नेगेटिव वैल्यू हमको नहीं लेनी। दोनों का रेशियो सपोज मिला -1 और दूसरी कॉलम के लिए मिला 2, तो जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है 2 वो होगी हमारी की रो, वो होगी हमारी की रो। नेक्स्ट स्टेप इज चेंज द बेसिक वेरिएबल। फिर उसके बाद जो भी वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू की कॉलम इज कंसिडर्ड एज एंटरिंग वेरिएबल एंड द बेसिक्स इन द बेसिक वेरिएबल and the variable corresponding to key row is selected as a leaving variable, and the change in the basic variable and corresponding coefficient of basic variable, the intersection of the key row and key column is termed as key number। यानी कि जो भी हमारा टेबल है यहाँ पे, जो टेबल था, ठीक है, उसके अंदर जो भी सपोज यहाँ पे मिली एक 3 थी, 3 में से अगर ये सेकंड वाली मिली की रो, ठीक है, और यहाँ पे स्लैक वेरिएबल्स थे और यहाँ पे ये डिसीजन वेरिएबल थे, तो यहाँ पे सपोज मिला की कॉलम, ठीक है। सो जो की कॉलम और की रो जो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी तो वो होगा हमारा की नंबर। अभी ये की नंबर किस लिए फाइंड करना होगा, की नंबर फाइंड करेंगे हम ताकि जो भी हमारा नया सिंप्लेक्स टेबल है वो बना सकते हैं। और आफ्टर चेंजिंग द बेसिक वेरिएबल वी विल फाइंड द की नंबर, एंड की नंबर फॉर फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर द न्यू टेबल बनाएंगे। उसके अंदर जो भी की रो है उसको की रो को डिवाइड कर देंगे बाय की नंबर। जो भी की रो थी उसको हम की नंबर से डिवाइड कर देंगे। And for other we have to find the fraction ratio. The fraction ratio is found by this equation, corresponding key column number divided by key number। जो भी कॉलम है उसके लिए जो भी corresponding की कॉलम नंबर है और की नंबर है उसको डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। एंड टू गेट द अदर वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द ओल्ड नंबर टू गेट द original value। we have to subtract this
from the old number. So the new number will be old number minus corresponding key row number into fraction ratio. जो भी ओल्ड नंबर है उसमें से करस्पॉन्डिंग की रो नंबर और फ्रैक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन हम माइनस करेंगे. ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको ज़्यादा ख्याल आएगा. इन नेक्स्ट लेक्चर मैं एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे. अभी के लिए ये इक्वेशन सिर्फ रिमेंबर कर लो कि जो भी न्यू नंबर है वो हम कैसे फाइंड करेंगे. ओल्ड नंबर जो था उसमें से करस्पॉन्डिंग की रो नंबर और फ्रैक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा. लास्ट ये जो स्टेप्स थे 5 to 9 वो सारे रिपीट करने हैं तब तक जब तक कि हमको Cj माइनस Zj फॉर और वेरिएबल इज कमिंग एज 0 और नेगेटिव फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम 0 या फिर पॉजिटिव आने चाहिए. यानी कि जो टेबल के नीचे जो वैल्यू मिल रही थी Cj माइनस Zj वो मैक्सिमम आने 0 और नेगेटिव होनी चाहिए फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, और फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम it should be 0 or positive for minimization problem, and the solution obtained will be the optimal solution. So these are the complete steps for simplex method. Let us revise them. The first step was to express the problem in standard form. फिर इंट्रोड्यूस क्या करना था, स्लैक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट. फिर रीराइट करना था और सिंप्लेक्स टेबल प्रिपेयर करना था टू ऑब्टेन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. देन कैलकुलेट जेड फॉर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, कैलकुलेट Cj माइनस Zj, देन सिलेक्ट की कॉलम की रो एंड चेंज द बेसिक वेरिएबल. देन स्टेप 9 प्रिपेयर द न्यू सिंप्लेक्स टेबल, देन रिपीट द स्टेप्स एंड we will get the optimal solution. So this is the complete method for simplex way to help solve the linear programming problem. In next lecture I will explain with the example. So thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.